हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, उसके वैल्यूज़ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, ये वीडियो ऑल सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो आज ये वीडियो स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखो कि जिनकी स्टडी हो चुकी है उनके लिए ये वीडियो रिवीजन के लिए रहेगा और जिनकी स्टडी अभी तक नहीं हुई है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और देखो कि वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और आपकी मैक्सिमम स्टडी इसमें होने वाली है। ठीक है, और जिनको भी प्रीवियस पेपर चाहिए, PWD के हो या WRD के हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, मेरा नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 7507291874 के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, या व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि यहाँ पे देखो कि कंटिजेंसी चार्जेस कितना होने चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जो वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कंटिजेंसी चार्जेस आपको ध्यान में रखना है 3 to 5% होता है। ठीक है, वाटर चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है 2 to 5% होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होता है आपका 0.5%। ठीक है, देन है आपका सेंटेज जो चार्जेस होता है वो होता है आपका 10 to 15%। ठीक है, देन है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस होता है आपका 5 to 8%। ये आपको ध्यान में रखना है, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन है आपका सैनिटरी एंड ड्रेनेज चार्जेस होता है आपका 8%। ठीक है, देन है आपका वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग चार्जेस होता है आपका 8%। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो ओनली आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखो कि यहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, कभी कभी डिफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो आपको सिंपली बताना है कि इट इज़ अ रफ एस्टिमेट होता है। ठीक है, और इट इज़ प्रिपेयर टू नो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट एंड अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, हम शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, इसकी हम वैल्यू निकालते, ऐसा हम एस्टिमेट निकालते, उसको हम बोलते हैं रफ एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है, देन इसके पर्पज़ क्या होती है कि हम प्रीलिमिनरी एस्टिमेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, इंश्योरेंस। ठीक है, देन है आपका कि देखो कि इसमें कुछ मेथड्स से आपको मेथड्स पता रहने चाहिए कि कौन से मेथड्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि पहला है आपका सर्विस यूनिट मेथड, देन है आपका प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टिपिकल बे मेथड एंड अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। दिस आर द मेथड विच इज अंडर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। देन है आपका देखो कि 1 मिनट, देखो कि आपका सर्विस यूनिट मेथड में आपको क्या पता रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो कि सर्विस यूनिट मेथड में आपको ओनली आपको यूनिट पूछे जाते हैं कि जैसा कि स्कूल और कॉलेज बिल्डिंग है उसके लिए क्या रहेगा यूनिट, क्लासरूम रहेगा, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए बेड रहेगा, फैक्ट्रीज के लिए बे रहेगा, हॉस्टल के लिए स्टूडेंट बेड रहेंगे, थिएटर्स और ऑडिटोरियम के लिए क्या रहेगा, सीट रहेगी, नंबर ऑफ सीट रहेगी। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट है आपका कि सर्विस यूनिट मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है, सॉरी सेम है। ठीक है, देन है आपका कि प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज द प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड में आपको सिंपली आपका फार्मूला ध्यान में रखना है कि टोटल प्लिंथ एरिया इन प्रपोज एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द सिमिलर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको सिंपली याद में रखना है कि प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हम निकालते हैं प्लिंथ एरिया मेथड से। ठीक है, देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ पे देखो कि आप क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, तो देखो कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड में आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि टोटल क्यूबिकल कंटेंट इनटू कॉस्ट पर क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द सिमिलर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। देन आपका है टिपिकल बे मेथड। टिपिकल बे मेथड में वैसा ही है, नंबर ऑफ द बेस इन प्रपोज बिल्डिंग इनटू द कॉस्ट ऑफ द वन बे। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, वो ये होगा आपका टिपिकल बे मेथड के लिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका देखो कि डिटेल एस्टिमेट के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, तो आपको ये डिफिनेशन पता रहनी चाहिए कि व्हाट इज द डिटेल एस्टिमेट। कि देखो कि डिटेल एस्टिमेट हम क्यों निकालते हैं, हमको निकालने होते हैं एक्चुअल क्वांटिटीज निकालने होती है डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिटेल एस्टिमेट। और ये एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल ही होता है, इसको हम बोलते हैं डिटेल एस्टिमेट। देन है आपका कि देखो कि आपको डिटेल एस्टिमेट के मेथड्स पता रहने चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें देखो कि रिवाइज एस्टिमेट होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है,
रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है, एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट होता है। बस आपको इतने ध्यान में रखना है, ठीक है। देन है आपका व्हाट इज द रेट एनालिसिस। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेट एनालिसिस, ठीक है। तो हमको रेट एनालिसिस पता रहना चाहिए, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो रेट एनालिसिस हम क्यों निकलते हैं, क्योंकि हम डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ द रेट पर यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का, फ्रॉम द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स का, कॉस्ट ऑफ द लेबर्स का, टूल्स एंड प्लांट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेट एनालिसिस। हम उसको बोलते हैं रेट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो देन बस आपको इतने ध्यान में रखना है। देन है आपका कि व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है, क्यों निकालते हैं, पर्पस क्या है कि डिटरमाइन करते हैं करंट रेट, ठीक है, ऑफ आइटम ऑफ वर्क का। देन फिक्सअप करते हैं लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट रेट्स। बस आपको कंसेप्ट समझना चाहिए इसके लिए। देन है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट होगा आपका स्टैंडर्ड लीड। देखो कि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया ये सवाल है कि स्टैंडर्ड लीड यानी क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लीड यानी होता है कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसा एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन द ट्रेंच। यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे ट्रेंच निकाला है, ठीक है, पिट एंड द प्लेस ऑफ वेयर एक्सकेवेटेड अर्थ इज डिपॉजिट। जब हम ट्रेंच करते हैं, कोई भी खड्डा हम ट्रेंच करते हैं, तभी हम जो मिट्टी होती है हम जहाँ पर डालते हैं उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लीड होता है। और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड लीड होना चाहिए, वो यूज टेकन एज अ 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर हम लेते हैं स्टैंडर्ड लीड, ठीक है। देन है आपका एक्स्ट्रा लीड। What is the extra lead? कि if the material excavated is to be disposed at a place which is more than a 30 meter away from the place of the excavation, then the handling charges are to be paid to the contract। इसमें handling charges भी paid किए जाते हैं for differential lead of every 30 मीटर के लिए। The rates of the excavation will be different। These leads are called as extra leads, को बोलते हैं extra lead बोलते हैं। This is the most important। Then है आपका लिफ्ट। देखो कि ये भी इंपॉर्टेंट, आपका लिफ्ट यानी क्या होता है कि इट इज़ द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन और द वर्टिकल मोमेंट ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल, ठीक है। जो हम वर्टिकल मोमेंट करते एक्सकेवेटेड मटेरियल के लिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लिफ्ट। और ये जो लिफ्ट हम लेते हैं 1.5 मीटर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कि टास्क वर्क। देखो कि कभी कभी पूछा जाता है कि टास्क वर्क यानी क्या होता है। द कैपेसिटी, 1 मिनट, हाँ, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ऐसी कैपेसिटी होती है डूइंग वर्क बाय स्किल लेबर की इन द फॉर्म ऑफ द वर्क पर डे इज नोन एज द टास्क वर्क, ठीक है। यानी ऐसा स्किल लेबर की ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए पर डे के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं टास्क वर्क बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आउट टर्न वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। देन और ये जो टास्क वर्क जो होता है वो वैरी करता है नेचर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, एंड लोकेशन ऑफ द वर्क के हिसाब से, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि देखो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका कि डिफरेंट मेथड टू वर्क आउट द अर्थ वर्क क्वांटिटी फॉर रोड एंड कैनल के लिए, ठीक है। हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं वर्कआउट करने के लिए, अर्थ वर्क को वर्कआउट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला आपका मीन एरिया मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मीन एरिया मेथड का आपका फार्मूला सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि BD², ठीक है, इन प्लस SD², ठीक है। ये यानी स्लोप होता है आपका, ठीक है। देन है ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है कि मिड सेक्शनल एरिया। देन आपका सेकंड है मिड सेक्शनल एरिया। तो मिड सेक्शनल एरिया को आपको ध्यान में रखना है कि BDM प्लस SDM² का फार्मूला, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होगा आपका मिड सेक्शनल एरिया, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट प्रिज्माडल फार्मूला। देखो कि बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिज्माडल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्माडल फार्मूला आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो ये फार्मूला फॉर अ सिंगल स्ट्रिप के लिए है कि Q इक्वल्स टू L/6 इंटू A1 + A2 + 4AM, ठीक है। A1 + A2 होगा आपका एरिया एट एंड्स एंड AM होगा एरिया ऑफ द मिड सेक्शन, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट फार्मूला है फॉर द सीरीज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल के लिए, ठीक है। तो आपको सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आपको फार्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि D/3 इक्वल्स इन ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4th समेशन ऑफ द ऑड एरिया प्लस 2
समेशन ऑफ द इवन एरिया। बस आपको इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। देखो कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या होता है कि Q इक्वल्स टू L/2 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ द रिमेनिंग एरियाज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये लाइन मतलब आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो कि बार बेंडिंग शेड्यूल यानी क्या होता है, ठीक है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल यानी होता है कि इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द रेनफोर्समेंट बार का, ठीक है। हम एक ऐसे रेनफोर्समेंट बार का हम क्या कहते हैं टेबुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो कि इन दिस टेबुलर फॉर्म में क्या क्या होता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द बार्स होते हैं, ठीक है। शेप ऑफ द बेंडिंग विथ स्केचेस ऑफ द बार होते हैं, लेंथ ऑफ ईच बार होता है, टोटल लेंथ होता है एंड टोटल वेट होता है इसका, ठीक है। बस आपको बार बेंडिंग शेड्यूल पता रहना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। तो देखो कि आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। देखो कि यहाँ पे एक डायग्राम दी है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं वो लेते हैं हम लॉन्ग वॉल लेते हैं एंड वर्टिकल लेते हैं हम शॉर्ट वॉल लेते हैं, ठीक है। हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ये होगा आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। देन है आपका सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दी है, तो यहाँ पे जो टी जंक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ द टी जंक्शन, कितने नंबर ऑफ द टी जंक्शन यहाँ पे 2 टी जंक्शन यहाँ पे दिए। बस हमको ये आपका नहीं कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको सेंटर लाइन मेथड यानी क्या होता है, ठीक है। बस आपको सेंटर लाइन मेथड आपको पता रहना चाहिए, हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्यूटोरियल में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि देखो कि जो हम लेंथ निकालते हैं सेंटर लाइन मेथड के लिए, वो उसका जो फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं हम -½ इंटू नंबर ऑफ द जंक्शन, कितने नंबर ऑफ द जंक्शन वहाँ पे दिए हैं डायग्राम में, इंटू विड्थ ऑफ द आइटम हम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे देखो कि यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड? ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन, ठीक है। जब शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है शियर स्ट्रेन से, उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। यह है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यानी क्या होता है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर द अपोजिट्स ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। उसके अपोजिट में जो होता है यानी उसका अपोजिट, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। देन है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। इसमें जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है कि विस्कोसिटी जो होती है फ्लूइड की वो क्या होती है, चेंज होती है। न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि न्यूटोनियन फ्लूइड में दिस फ्लूइड हैव द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है। जो लीनियर रिलेशनशिप होता है वो किसके बिटवीन में होता है, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस के बिटवीन में होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वाटर है, मिनरल ऑयल है, गैसोलीन है, अल्कोहल है, ठीक है। देन है आपका आइडियल फ्लूइड। देखो ये आइडियल फ्लूइड यानी क्या होता है कि जिसमें क्या होती है विस्कोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है, उसमें डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है, उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों ही डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, देन है आपका कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, व्हाट इज द डायनामिक विस्कोसिटी। तो देखो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सिंपल है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। देन है आपका कि व्हाट इज द डायनामिक विस्कोसिटी। देखो कि डायनामिक विस्कोसिटी यानी क्या होता है कि डायनामिक विस्कोसिटी इज द फोर्स required to maintain the fluid flow at a particular rate, that is also called as the dynamic viscosity। और यहाँ पे देखो कि डायनामिक विस्कोसिटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायनामिक विस्कोसिटी इज यूज्ड व्हेन द फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है आपका पास्कल रहता है डायनामिक विस्कोसिटी का, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, आपको यूनिट ध्यान में रखना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मीटर स्क्वायर पर सेकंड और डायनामिक विस्कोसिटी का पास्कल यानी बोलता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे,
देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम वेंचुरीमीटर जब हम सॉल्व करें उसका हम जब डिस्चार्ज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू A1 A2 √2GH बाय अंडर में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वेंचुरीमीटर के लिए। देन है नेक्स्ट है आपका कि जब हम प्रॉब्लम करते हैं कि रेक्टेंगुलर नॉच और वियर के लिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए यहाँ पे फार्मूला दिया है 2/3 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू L √2G इनटू H उसके पावर में 3/2। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला रेक्टेंगुलर नॉच के लिए और वियर के लिए, ओनली रेक्टेंगुलर के लिए। ठीक है, देन हम ट्रायंगुलर के लिए देखेंगे तो ट्रायंगुलर के लिए आपका फार्मूला बनेगा Q/8/15 कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू tan θ/2 √2G इनटू H उसके पावर में 5/2। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर के लिए एंड ट्रायंगुलर के लिए। ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन एक कि देखो कि इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ओवर अ नॉच और वियर ड्यू टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड। ठीक है, जब एरर आते हैं रेक्टेंगुलर वियर और नॉच में तो हम क्या करते हैं d5/5। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज एरर होता है, आपको इसकी वैल्यू दी रहती है। देन इक्वल्स टू 3/2 इंटू DH/H। ठीक है, DH नहीं होगा आपका एरर दिया होता है। ठीक है, देन है नेक्स्ट है आपका कि ट्रायंगुलर वियर और नॉच के लिए जो एरर आएगी वो उसके लिए फार्मूला रहेगा आपका d5/5 इक्वल्स टू 5/2 इंटू DH/H। यहाँ पे 5/2 है और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 3/2 है। ठीक है, आपको सिंपली आपको ध्यान में रखना है रेक्टेंगुलर के लिए और ट्रायंगुलर के लिए। देन है आपका जब हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो फार्मूला आपका बनेगा डिस्चार्ज बाय एरिया ऑफ द चैनल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है कि एडिशनल हेड हम निकालते हैं VA² से, और डिस्चार्ज विथ वेलोसिटी अप्रोच का फार्मूला क्या रहेगा 2/3 CD इंटू L √2G ब्रैकेट में H1 प्लस HA 3/2 माइनस HA उसके पावर में 3/2। बस आपको ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ सकते हैं। ठीक है, देन है आपका जब हम ओरिफिस मीटर का जब हम सॉल्व करते हैं तो जो कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू A0 A1 √A1 स्क्वायर माइनस A0 इंटू √2G। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखो कि हम जब एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब हम निकालते हैं फार्मूला तो यहाँ पे देखो कि दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ की जाते हैं, फ्रांसिस फार्मूला एंड बेजिंस फार्मूला। ठीक है, इफ़ एंड कॉन्ट्रैक्शन और इफ़ वेलोसिटी अप्रोच दिया होता है। ठीक है, जब एंड कॉन्ट्रैक्शन दिया होता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और वेलोसिटी अप्रोच दिया होता है तो हम क्या करते हैं ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेजिंस फार्मूला दिया है। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपको दिया है। ठीक है, आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका कि जब सिपुलेटिव वियर और नॉच हम जब निकालते हैं तब जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है फार्मूला आपका 2/3 CD इंटू L √2G इंटू H 3/2। ठीक है, बिकॉज सिपुलेटिव वियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर वियर और नॉच। ठीक है, सिपुलेटिव वियर को हम रेक्टेंगुलर नॉच और वियर बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका देखो कि इस वीडियो में ऑल सब्जेक्ट के मिक्सअप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स स्टार एंड ग्रिड पैटर्न्स वॉज एडॉप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नागपुर रोड प्लान होता है कि वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होता है। ठीक है, इसको हम 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न आपको दिया है। ठीक है, ये आपका रेडियल रोड और ये आपका सेंटर बिजनेस एरिया होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कहाँ पे होता है, नागपुर रोड प्लान में। ठीक है, देन है नेक्स्ट है आपका, देन देखो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट कि फाइननेस मॉडुलस जो होता है। ठीक है, फाइननेस मॉडुलस, तो यहाँ पे कि देखो कि डिफरेंट फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो देखो कि फाइन सैन के लिए फाइननेस मॉडुलस होता है 2.20 टू 2.60। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीडियम सैंड के लिए फाइननेस मॉडुलस होता है 2.60 टू 2.90 एंड कोर्स सैंड के लिए फाइननेस मॉडुलस होता है आपका 2.90 टू 3.20। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइननेस मॉडुलस, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है देखो कि सबसे पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है,
कि देखो कि हम वर्केबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं वर्केबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है, फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी हम निकालते हैं तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, आपको ऑप्शन में दे रहे थे कि ऐसे ऐसे मेथड्स होते हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट मेथड है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ। तो देखो कि कौन कौन से मेथड है। पहला आपका स्लम टेस्ट, ठीक है, सेकंड है आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, थर्ड आपका फ्लो टेस्ट, देन है आपका वीबी कंसिस्टेंसी टेस्ट एंड स्प्लाइट टेंसाइल टेस्ट। ये आपके 5 टेस्ट है, ये वर्केबिलिटी निकालने के लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट, देन आप यहाँ पे देखो कि ये स्लम कुन टेस्ट का एपरेटस है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है, इसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, बॉटम साइड होता है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, इसकी जो हाइट होती है वो होती है आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। देन आपको यहाँ पे देखना है कि ये होगा आपका ट्रू स्लम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू स्लम की जब हम करते हैं कॉन्क्रीट के ऊपर तो टेस्ट, तो ऐसा होता है आपका ट्रू स्लम। देन आपका शीयर स्लम, ऐसा ही कोलैप्स हो जाता है स्लाइडली। देन है आपका कोलैप्स स्लम में पूरा ही एक कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपको वर्केबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए कि वर्केबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ये पूछी जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश मिक्स कंक्रीट और मोर्टर, ठीक है, विच डिटरमाइन द ईज एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन बी मिक्स प्लेस एंड कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश, ठीक है। हम कहते हैं ना कि कंक्रीट वर्केबल है कि नहीं है, इसके लिए हम ये डेफिनेशन है, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट, देन है आपका कि बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। तो बल्किंग ऑफ द फाइन सैंड यानी क्या होता है कि बल्किंग ऑफ सैंड मीन्स इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सरफेस मॉइस्चर। बल्किंग इज कॉल्ड एज अ स्वेलिंग और सैंड, ठीक है। ये क्या होता है कि ऐसे एक थिन लेयर आ जाती है, ऐसे एक वाटर मॉइस्चर की एक ऐसी वाटर की थिन लेयर आ जाती है इस सैंड के सरफेस में, ठीक है, और इसके वॉइड्स में उसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ दिस सैंड, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि जो मैक्सिमम इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होना चाहिए वो होता है आपका 20 to 40% होना चाहिए व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज 5 to 10% बाय वेट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बल्किंग ऑफ दिस सैंड। यहाँ पे दिया है कि बल्किंग ऑफ सैंड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सैंड ग्रेन्स एंड द इंटरलॉकिंग ऑफ एयर इन बिटवीन द सैंड ग्रेन्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ द सैंड, यानी उस सैंड का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है सैंड, उसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। देन नेक्स्ट है आपका, देन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्रशिंग वैल्यू, कि व्हाट इज़ द क्रशिंग वैल्यू होती है एग्रीगेट की, व्हाट इज़ द क्रशिंग वैल्यू, ठीक है। तो देखो कि जब हम एग्रीगेट के ऊपर क्या क्रशिंग लोड अप्लाई करते हैं तो वो लोड कितना क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकती है वो एग्रीगेट, उसको हम बोलते हैं क्रशिंग वैल्यू। तो देखो कि द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 45% फॉर द ऑर्डनरी कॉन्क्रीट। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू होती है वो शुड नॉट बी मोर देन 45%, पर किसके लिए, ऑर्डनरी कॉन्क्रीट के लिए। इट शुड नॉट बी मोर देन द 30% फॉर कॉन्क्रीट यूज फॉर द वियरिंग सरफेस सच एज अ रनवेज, रोडवेज एंड पेवमेंट के लिए, ठीक है। वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं वियरिंग सरफेस के लिए, जैसे कि रनवे है, रोड है, पेवमेंट के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता रहना चाहिए कि क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देन आपको पता रहना चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, ठीक है। कि वाटर सीमेंट रेशो नहीं होता है कि द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर, ठीक है, द रेशो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट। यहाँ पे दिया कि टू द वेट ऑफ द सीमेंट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स इज कॉल्ड एज द वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशो ने क्या होता है कि वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आप इसका फार्मूला देख लीजिए, A/B इंटू इसका पावर में है x, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशो x, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो कि क्यूरिंग के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, ठीक है। तो क्यूरिंग यानी क्या होता है कि क्यूरिंग यानी होता है कि हम जो कंक्रीट का जो इंटरनल जो मॉइस्चर होता है इसको मेंटेन करने के लिए क्यूरिंग करते हैं हम, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है कि क्यूरिंग के लिए टू मेंटेन द सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट इन द कंक्रीट फॉर अ कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, ठीक है, क्योंकि उसकी कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस होनी चाहिए, इसलिए
देन टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है, हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द कॉन्क्रीट को मेंटेन करने के लिए, देन टू रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट का श्रिंकेज रिड्यूस करने के लिए, देन टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट सच एज इम्परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इटीसी, ठीक है। देन इसके मेथड्स कौन कौन से, पहला मेथड है आपका वाटर क्यूरिंग, देन है आपका मेम्ब्रेन क्यूरिंग, देन है एप्लीकेशन ऑफ द हीट एंड मिसलेनियस, ठीक है। आपको बस ध्यान में रखना है कि क्यूरिंग यानी क्या होता है, ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो एपरेटस आपको दिख रहा है, ये एपरेटस है आपका क्रशिंग वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, क्रशिंग वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। देन आप इसमें देख सकते हैं इसके डायमेंशन। देन आपका नेक्स्ट है कि ये है आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू एपरेटस, ठीक है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू एपरेटस, ठीक है। तो इसकी जो इम्पैक्ट जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट जितनी वो वैल्यू होती है उतनी सेम रहती है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए जो होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए नॉट मोर देन 45%, ठीक है। एंड फॉर द कंक्रीट फॉर वियरिंग सरफेस के लिए एंड शुड नॉट मोर देन 30%, ठीक है, वियरिंग सरफेस के लिए शुड नॉट मोर देन 30%, बस आपको इतना आपको ध्यान में रखना है। सेम वैल्यू है क्रशिंग के लिए और इस इम्पैक्ट वैल्यू एपरेटस के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो एपरेटस दिख रहा है वो है आपका लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर 20 to 33 RPM से क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। और इसमें जो रिवॉल्यूशन होते हैं आपके 500 और 1000 इसके रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हम एब्रेशन वैल्यू हम निकालते हैं, तो हम एब्रेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे एक सीव होती है, उस सीव 1.7 mm की सीव होती है। द फ्रैक्शन जो पासिंग होती है थ्रू 1.7 mm सीव से, एंड जो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वेट जो रिटेन रहते हैं उसके हम एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्रेशन वैल्यू टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। देन यहाँ पे आपको दिया है कि कौन से मेथड्स होते हैं कि सॉइल स्टेबलाइजेशन के, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि विच आर द मेथड्स फॉर द सॉइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला दिया है कि सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन, पहला आपका सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन, देन है आपका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, देन है आपका सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन बाय हीटिंग, देन सॉइल बिटुमन स्टेबलाइजेशन, ठीक है। देन है आपका स्टेबलाइजेशन बाय ग्रूटिंग, देन stabilization by freezing, stabilization by chemical and complex stabilization, these are the यहाँ पे आपको 9 स्टेबलाइजेशन दी है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेबलाइजेशन होते हैं मेथड्स, ठीक है। देन है आपका कि कॉम्पैक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। रोलिंग इक्विपमेंट में आपका स्मूथ व्हील रोलर, न्यूमेटिक रोलर एंड स्निप फूड रोलर, ठीक है, न्यूमेटिक रोलर। देन है आपका नेक्स्ट 1 मिनट, यहाँ पे आपको फील्ड मेथड दिए हैं कॉम्पैक्शन के। यहाँ पे देखो कि मेथड से कॉम्पैक्शन के, ठीक है। पहला आपका रोलिंग, देन दिस आर द फील्ड मेथड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फील्ड मेथड कौन कौन सी कॉम्पैक्शन के, रोलिंग, रैम्पिंग और टैम्पिंग, देन है आपका वाइब्रेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखो कि फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जो फील्ड टेस्ट करते हैं हम सॉइल के ऊपर कौन कौन सी टेस्ट होती है। पहले आपकी ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, देन आपकी डायल्टेंसी टेस्ट, टफनेस टेस्ट एंड अदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। दिस आर द टेस्ट विच इज कंडक्ट ऑन दिस सॉइल, ठीक है, दिस इज द फील्ड टेस्ट। देन नेक्स्ट आपका कि मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका पहला आपका कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, देन आपका रिप्लेसमेंट ऑफ पुअर सॉइल, देन ड्रेनेज अरेंजमेंट बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, यूज ऑफ द केमिकल एंड द ग्रूटिंग, ठीक है। दिस आर द मेथड्स बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है। देन है आपका कि मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स है, पहला आपका ओपन एक्सकेवेशन, देन आपका बोरिंग, देन आपका सब सरफेस साउंडिंग, देन आपका जियोफिजिकल मेथड, दिस आर द मेथड्स फॉर द सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
देन आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइप्स ऑफ द सॉइल होता है, वाटर कंटेंट होता है, कोहेजन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन है, देन आपका कॉम्पैक्शन। दिस आर द मेथड्स, दिस आर द फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले इसी द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बोथ एंड हिंज, जब बोथ एंड क्या होता है, बोथ एंड्स क्या होता है, हिंज होता है, तब इफेक्टिव लेंथ इसकी क्या हो जाती है, एल हो जाती है, कैपिटल एल। और इसका जो क्रिपलिंग लोड होता है वो होता है पाई स्क्वायर EI बाय एल स्क्वायर, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट है कि बोथ एंड हिंज, ठीक है, सॉरी बोथ एंड फिक्स, जब दोनों भी एंड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, दोनों भी एंड जब फिक्स होते हैं उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ हो जाती है आपकी L/2 और इसका जो क्रिपलिंग लोड हो जाता है आपका 4 पाई स्क्वायर बाय EI बाय एल स्क्वायर, ठीक है। देन है आपका कि वन एंड इज़ फिक्स, वन एंड फिक्स है एंड अदर एंड इज़ फ्री है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका 2L एंड आपका क्रिपलिंग लोड रहेगा आपका पाई स्क्वायर EI बाय एल स्क्वायर, ठीक है। देन है आपका कि वन एंड इज़ फिक्स एंड अदर एंड इज़ हिंज, जब वन एंड फिक्स होता है और अदर एंड हिंज हो जाता है उस कंडीशन में आपका इफेक्टिव लेंथ रहता है आपका L/√2 और इसमें आपका क्रिपलिंग लोड बन जाता है आपका 2 पाई स्क्वायर EI बाय एल स्क्वायर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। आपको ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, देखो कि स्लेंडरनेस रेशो, देखो कि बहुत बार पूछा जाता है कि स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू आपको पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो कि शॉर्ट कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशो की जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर 50, ठीक है, सॉरी लेस देन 50 होती है। इंटरमीडिएट कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशो की जो वैल्यू होती है वो होती है 50 to 200 एंड लॉन्ग कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशो इज़ ग्रेटर देन 200, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशो इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द फाइंडिंग आउट द डिज़ाइन रोड एज वेल एज इन क्लासीफाइंग द वेरियस कॉलम, ठीक है। आपको वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। देन देखो कि टाइप्स ऑफ द कॉलम में और नंबर ऑफ बार कितने होते हैं, ठीक है। सपोज आपका रेक्टेंगुलर का कॉलम है तो इसमें 4 बार रहेंगे, ठीक है। देन आपका सर्कुलर कॉलम रहेगा तो इसमें 6 बार रहेंगे, ठीक है। देन आपका ऑक्टेगोनल कॉलम रहेगा तो इसमें 8 कॉलम रहेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि देखो कि स्लेंडरनेस रेशो की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। IS 456/2000 के हिसाब से ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे पेज नंबर भी दिया है कि इट इज़ द रेशो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ द गायरेशन, इसको हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशो यानी कि क्या होता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ द गायरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि देखो कि शॉर्ट कॉलम यानी क्या होता है और लॉन्ग कॉलम यानी क्या होता है, ठीक है। जब शॉर्ट कॉलम यानी क्या होता है कि इज लेस दैन द 12, ठीक है, एंड लॉन्ग कॉलम यानी होता है कि ग्रेटर दैन द 12, ठीक है। ये आपको कंडीशन आपको दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है। देन हाँ, यहाँ पे देखो कि सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। द डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कॉम्प्रेशन, ठीक है। ऊपर जो टॉप साइड में क्या आता है, कॉम्प्रेशन आता है, और बॉटम साइड में क्या आता है, टेंशन आता है। जो डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ कॉम्प्रेशन इज 0.42 XU होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोजिशन ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक इज 0.42 XU, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीवर आर्म, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लीवर आर्म की वो क्या होती है, D - 0.42 XU लिमिटिंग, इस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम के लिए। देन है आपका नेक्स्ट है आपका कि लिमिटिंग स्ट्रेन, ठीक है। आपको लिमिटिंग स्ट्रेन भी आपको पूछा जाता है कि लिमिटिंग स्ट्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। द लिमिटिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, जो लिमिटिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जो होती है कॉन्क्रीट में वो होती है आपकी 0.0035, ठीक है, 0.0035 होती है। और मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, जो मैक्सिमम टेंशन जो होता है स्ट्रेन होता है टेंशन रेनफोर्समेंट वो कितना होता है आपका, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0.87 FY/ES प्लस 0.0020, ठीक है। ये आपको ये ध्यान में रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ऊपर साइड में क्या आता है, कॉम्प्रेशन आता है, साइड में क्या आता है, डाउन साइड, बॉटम साइड में क्या आता है, टेंशन आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कॉम्प्रेशन के और टेंशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि देखो कि कॉम्पैक्शन फैक्टर और फिर भी टाइम आपको पता रहना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है, 0.95% रिप्रेजेंट द फ्लोइंग कॉन्क्रीट हैविंग द हाई वर्केबिलिटी, ठीक है। कि इसकी जब कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95% होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्लोइंग कॉन्क्रीट हैविंग द हाई वर्केबिलिटी। देन 0.92 रिप्रेजेंट द प्लास्टिक कॉन्क्रीट हैविंग द मीडियम वर्केबिलिटी। जब 0.92% रहता है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक कॉन्क्रीट बट हैविंग द मीडियम वर्केबिलिटी, ठीक है। देन 0.85 रिप्रेजेंट क्या करता है, स्टीफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट होता है बट हैविंग द लो वर्केबिलिटी, ठीक है। देन 0.75% जब होता है तब क्या होता है, स्टीफ कॉन्क्रीट होता है बट हैविंग द वेरी लो वर्केबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्शन फैक्टर, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम में। देन है आपका VB टाइम, ठीक है। व्हाट इज द VB टाइम? VB टाइम यानी क्या होता है कि 5 to 3 सेकंड जब होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टीफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट हैविंग द मीडियम वर्केबिलिटी। वो क्या होता है, मीडियम वर्केबिलिटी होता है। जब 10 to 15% रहता है तो वो स्टीफ कॉन्क्रीट रहता है और लो वर्केबिलिटी रहती है। देन 18 to 10 रहता है सेकंड रहता है तब वो वेरी स्टीफ रहता है और वेरी लो उसकी वर्केबिलिटी रहती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पे देखो कि यूनिट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत बार यूनिट पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अर्थ वर्क क्लियर रहेगा आपका क्यूमेक, ठीक है। क्लियरिंग श्रब्स, ब्रशवुड एंड स्मॉल ट्रीज स्क्वायर मीटर है, ठीक है। और कटिंग ऑफ ट्रीज है, वो नंबर ऑफ ट्रीज में हम कहते नंबर में इसका यूनिट है। देन आपका PCC एम क्यूब में, RCC भी आपका एम क्यूब में, स्टोन मेशनरी भी एम क्यूब में, स्टोन स्लैब एंड स्टोन सज्जा स्क्वायर मीटर में, एंड ब्रिक मेशनरी आपकी होती है क्यूबिक मीटर में, एंड हनीकॉम जो ब्रिक वर्क होता है वो होता है आपका स्क्वायर मीटर में, ठीक है। देन आपका यहाँ पे दिया है कि 10 सेंटीमीटर ऑफ हाफ ब्रिक वर्क होगा तो स्क्वायर मीटर में आएगा। रेनफोर्स ब्रिक वर्क रहेगा तो आपका क्यूबिक मीटर में आएगा। फॉर्म वर्क के लिए स्क्वायर मीटर, रेनफोर्समेंट के लिए क्विंटल, डैम प्रूफ कोर्स के लिए स्क्वायर मीटर, एंड सीमेंट कॉन्क्रीट ग्रिल वर्क के लिए स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट है आपका कि टाइल रूफिंग AC शीट्स एंड GI शीट्स होता है तब स्क्वायर मीटर। फ्लोरिंग के लिए आएगा स्क्वायर मीटर। वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो के लिए आएगा क्यूबिक मीटर। डोर विंडो शटर्स इन वुड के लिए आएगा आपका स्क्वायर मीटर। स्क्वायरिंग सेंटर के लिए आएगा आपका स्क्वायर मीटर। कोलैप्सिल गेट के लिए आएगा स्क्वायर मीटर। और प्लास्टरिंग पॉइंटिंग के लिए आएगा स्क्वायर मीटर। एंड कलरिंग डिस्टम्परिंग के लिए आएगा आपका स्क्वायर मीटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देन आपका है कि डैडो, जब डैडो होता है तब स्क्वायर मीटर में आता है। स्कर्टिंग होता है तो भी वो स्क्वायर मीटर में आता है, ठीक है। स्कर्टिंग रनिंग पर मिनट, ठीक है, सॉरी RMT में आता है स्कर्टिंग, ठीक है। वो उसका जो यूनिट होता है वो क्या आता है, रनिंग में आता है, ठीक है, पर रनिंग मीटर, ठीक है। देन ऑर्नामेंटल कॉर्नाइस में आता है अपना RMT। रेलिंग में भी RMT। वाटर प्रूफिंग में आएगा आपका kg। सोलिंग स्टोन में आएगा आपका क्यूबिक मीटर। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आएगा पॉइंट। ब्रिक ऑन एज में आएगा आपका नंबर। इवेज बोर्ड में आएगा RMT। मैन होल्स एंड इंस्पेक्शन चैम्बर के लिए आपका नंबर्स। साइड क्लियरेंस क्या आपका लमसम। बारबेड वायर फेंसिंग RM। सरफेस ड्रेसिंग लेवलिंग क्या आएगा स्क्वायर मीटर। ब्रिक वॉल लेस 1 ब्रिक थिक के लिए आएगा आपका स्क्वायर मीटर। और लास्ट है आपका कि रोल्ड स्टील बीम क्या रहेगा आपका क्विंटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है SSC JEE के लिए और PWD के लिए और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के एग्जाम के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, देखो कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जो डिडक्ट करते हैं मेसनरी में, ठीक है। रूल्स फॉर डिडक्शन इन मेसनरी, ठीक है। यहाँ पे नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग। ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर होगा तो उसमें डिडक्शन नहीं होगा। एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन्स etc अप टू द 0.05 स्क्वायर मीटर इन सेक्शन। देन आपका बेड प्लेट्स, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ द सज्जा वेयर thickness does not exist 10 centimeter. Then bearing of the floors and roof slab are not deducted from the masonry in superstructure. This is the most इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देन है आपका
डिडक्शन होता है आपका प्लास्टरिंग में, ठीक है। तो कौन कौन सी डिडक्शन नहीं होते? नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एंड्स ऑफ बीम, फोर्स एंड राफ्टर, इसमें डिडक्शन नहीं होता। नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर एंड नो एडिशन इज मेड फॉर द जाम, सॉफिट एंड सील्स ऑफ दिस ओपनिंग, ठीक है। देन फॉर ओपनिंग मोर देन 0.5 स्क्वायर मीटर एंड अप टू 3 स्क्वायर मीटर डिडक्शन इज मेड फॉर द वन फेस ओनली। नो एडिशन फॉर जाम, सॉफिट एंड सील्स, आपको ध्यान में रखना है, हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्यूटोरियल में, ठीक है। देन फॉर ओपनिंग अबव द 3 स्क्वायर मीटर डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ फेसेस ऑफ ओपनिंग एंड जाम्स एंड सॉफिट्स एंड सील्स शॉल बी एडेड, आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ, ठीक है। देन आपका देखो कि आपको टर्बिडिटी आपको पता रहनी चाहिए कि क्या होता है। कि टर्बिडिटी यानी होता है कि इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू द सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज जब होती है पानी में, तब उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी बोलते हैं कि वाटर क्या टर्बिड है, ठीक है। जैक्सन टर्बिडोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टर्बिडिटी। यहाँ पे एक जैक्सन टर्बिडोमीटर दिया है कि जिसका यूज़ करके हम टर्बिडिटी निकालते हैं, ठीक है, पानी में से। तो देखो कि यहाँ पे कैंडल दिया है, ठीक है, स्टैंड दिया है, यहाँ पे आपका ग्लास लगा है प्लग, ठीक है, ग्रेजुएट ग्लास जिसपे मार्किंग है, ठीक है, मेजरमेंट दिया है, ठीक है। देन आपका कि यहाँ पे दिया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हाँ, द परमिसिबल टर्बिडिटी इन डोमेस्टिक वाटर में जो टर्बिडिटी होती है वो होती है 5 to 10 mg। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 5 to 10 mg होती है परमिसिबल टर्बिडिटी इन डोमेस्टिक वाटर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका देखो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ द कोएगुलेंट होते हैं जो हम वाटर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको कि फेरस सल्फेट एंड लाइम होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट और एलम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइम, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एल्यूमिनेट एंड क्लोरिनेटेड कॉपर, ठीक है, क्लोरिनेटेड कॉपर्स, दिस आर द कोएगुलेंट एडेड इन वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि फा MPSC, ठीक है, फा MPSC, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फेरस सल्फेट एंड लाइम, एल्यूमिनियम सल्फेट और एलम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइम, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एल्यूमिनेट एंड क्लोरिनेटेड कॉपर, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन आप सभी को पता है कि अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट यानी कि क्या होता है कि सीमेंट में क्या होता है? बेसल होता है, ठीक है। अडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ वेरी फाइन स्टीनोडस्ट, फाइन सिल्ट, ठीक है, और मिक्सिंग ऑफ पाउडर, फ्लैश और ओल्ड सीमेंट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश सीमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट। लोग क्या करते हैं कि उस सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कुछ मिक्सिंग करते हैं, जैसे फ्लैश हो गया, ओल्ड सीमेंट हो गया, फाइन सिल्ट हो गया या फाइन स्टीनो डस्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी उस सीमेंट में क्या है? भेसड़ है, ठीक है। देन है आपका कि फील्ड टेस्ट, आप सभी को पता है कि कौन कौन सी फील्ड टेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि पहले हम क्या करें, ओपन बैक एंड ऑब्जर्व द सीमेंट, देयर शुड नॉट बी एनी विजिबल लम्प, ठीक है। इफ एनी लम्प फाउंड इन द शुड बी द पाउडर बाय प्रेसिंग बिटवीन द थंब, ठीक है, यानी बैग में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कोई भी हमको विजिबल लम्प हुआ, यानी जब लम्प वहाँ पे होते हैं सीमेंट में, तो उसको हम क्या करते हैं? प्रेसिंग करके उसको हम क्या करते हैं? पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बस आपको ये दिया है इसमें। देन आपका क्या कि सेकंड आपका टेस्ट है कि थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग एंड इट शुड बी फील कूल, ठीक है। आपको सीमेंट बैग में आपको थ्रस्ट करना है हैंड, और आपको सीमेंट क्या करना चाहिए? फील करना चाहिए, कूल फील करना चाहिए, ठीक है। देन आपका कि रब द सीमेंट बिटवीन द फिंगर टिप्स, ठीक है, आपको सीमेंट को रब करना है फिंगर में, ठीक है, फिंगर टिप्स में बाय टेकिंग अ पिंच ऑफ सीमेंट लेना है आपको, ठीक है। आपको ग्रिटी फील नहीं होना चाहिए, आपको ये स्मूथ फील होना चाहिए सीमेंट का, ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। देन आपका टेस्ट नंबर 3 है कि थ्रू हैंडफुल सीमेंट इन द वाटर सरफेस, जब हम हैंडफुल सीमेंट मैंने क्या करते हैं? थ्रो करते हैं वाटर में, ठीक है,
तो वो क्या क्या होता है कि द सीमेंट शुड फ्लोट इन केस ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट क्या होता है फ्लो होता है वो क्या होता है गुड क्वालिटी का सीमेंट होता है, एंड जो जब सीमेंट क्या होता है सिंक हो जाता है वो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है इम्प्योरिटीज़ होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। और एक टेस्ट है शायद नहीं, ठीक है, ठीक है। देन है आपका कि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बोगिस कंपाउंड का ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखो कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड होता है, ठीक है। तो देखो कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए ये फार्मूला है और इसमें जो परसेंटेज होते हैं वो होता है आपका 54.1। देन डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 60.6, ट्राई कैल्शियम के लिए 10.8, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड के लिए होता है 9.1%। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन है आपका डिफरेंट ग्रेड ऑफ द सीमेंट विथ नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन एंड स्ट्रेंथ वैल्यू। आपको यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द सीमेंट, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट आपको दिया है, सॉरी कॉन्क्रीट दिया है, ठीक है। उसके आपके प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। तो M10 के लिए आपका रहेगा 1:3:6, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू होती है वो हो जाए आपकी 10 न्यूटन पर mm²। और M15 के लिए आपका 1:2:4, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है 15 न्यूटन पर mm²। M20 के लिए होता है आपका 20 न्यूटन पर mm² और इसकी जो प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, ठीक है। एंड M25 के लिए होता है आपका 1:1:2, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है आपकी 25 न्यूटन पर mm²। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखो कि सिग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ये आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्रीगेशन एंड व्हाट इज द ब्लीडिंग। इट इज़ डिफाइंड एज द सिग्रीगेशन, ये होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम ईच अदर। जब क्या होता है कि कॉन्क्रीट में जो कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं जब सेपरेट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्रीगेशन। देन व्हाट इज द ब्लीडिंग, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सिग्रीगेशन इन विच वाटर कम्स आउट टू द टॉप सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट। जब कॉन्क्रीट के टॉप सरफेस के ऊपर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो कि मिक्स डिज़ाइन हम करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम मिक्स डिज़ाइन क्यों करते हैं, ठीक है। टू अचीव अ स्पेसिफाइड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, पहला। देन सेकंड है आपका टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द कॉन्क्रीट बाय करेक्ट प्रोपोर्शन। देन आपका टू अचीव द इकोनॉमी बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स। देन आपका टू मेंटेन द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स थ्रू आउट द वर्क एंड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है। आपको आप मिक्स डिज़ाइन करते तो आप क्यों करते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। देन है नेक्स्ट है आपका, देखो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि टेस्ट कौन कौन से कैरिड करते हैं हम एग्रीगेट के ऊपर, ठीक है। तो पहला है क्रशिंग टेस्ट, देन है आपका एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, शार्प टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड बिटुमन अडेशन टेस्ट, ठीक है। और देखो कि बिटुमिनस पर हम कुछ टेस्ट करते हैं, वो होता है आपका पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, सॉफ्टिंग पॉइंटिंग टेस्ट, ठीक है, फ्लैश एंड फायर टेस्ट, सोल्युबिलिटी टेस्ट, स्पॉट टेस्ट, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट एंड वाटर कंटेंट टेस्ट, ठीक है। दिस आर द टेस्ट विच इज कंडक्ट ऑन द बिटुमन, ठीक है। मैंने आपको PWD के में बताया था कि इसके मैंने एक्सप्लेन किया था सभी टेस्ट, ठीक है। देन है नेक्स्ट है कि फ्लैकीनेस इंडेक्स यानी क्या होता है, ठीक है। फ्लैकीनेस इंडेक्स यानी होता है कि द फ्लैकीनेस इंडेक्स, 1 मिनट, द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द एग्रीगेट्स हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस दैन द 0.6 ऑफ देयर मीन डायमेंशन, ठीक है। कि जिसका लीस्ट डायमेंशन इज लेस दैन होना चाहिए 0.6 ऑफ देयर मीन डायमेंशन से, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, ठीक है। देखो कि आपको यहाँ पे एरिएशन की कुछ मेथड्स बताना है। तो सबसे पहले फाउंटेन से स्प्रे नोजल में मूवेबल टाइप आता है, फिक्स टाइप आता है। देन है आपका ग्रेविटी एरिएटर है, ठीक है, फ्री फॉल एरिएटर, कास्केड एरिएटर आता है, उसमें इंक्लाइन एप्रॉन एरिएटर आता है, ठीक है। देन आपका ट्रिकलिंग बेड्स है, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। देन है आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिटेंशन टाइम है, सेकंड है आपका फ्लो थ्रू पीरियड, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
द डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, देन सरफेस, ठीक है, सरफेस लोड। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। देन आपका टाइप्स ऑफ द सेडिमेंटेशन कौन कौन सा, प्लेन सेडिमेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेंट, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो कि हाइड्रेशन, ठीक है, व्हाट इज द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट यानी कि क्या होता है कि द सीमेंट गेन्स इट्स स्ट्रेंथ थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। सीमेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ क्या करता है, गेन करता है थ्रू केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड सीमेंट के बीच में हो रही है, ठीक है। विच लिबरेट हीट, जो वो वहाँ से वो लिबरेट करता है, हीट को लिबरेट करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। एंड द रिएक्शन बाय विच द सीमेंट एक्ट्स एज अ बॉन्डिंग एजेंट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, ये आ सकती है एग्जाम में। देन कि जो सीमेंट पे जो टेस्ट करते हैं तो कौन कौन से टेस्ट है, पहला आपका फाइननेस टेस्ट है, देन आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, देन आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड देन आपका लास्ट है आपका साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट आपको पता रहना चाहिए, ये आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि देखो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी क्या होता है, कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी होता है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज दैट कंसिस्टेंसी विच विल परमिट अ स्टैंडर्ड विकार्ट्स प्लंजर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका विकार्ट एपरेटस हो गया आपका, ठीक है। ये आपका प्लंजर हो गया, ठीक है। यहाँ पे निडल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे दिया है कि the consistency which will permit a standard Vickers plunger to penetrate a depth of 33 to 35 mm from the top of the mold in a standard Vickers apparatus, that is also called as the standard consistency. This is the most important, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि देखो कि जब हमने जब स्लम कोन टेस्ट देखा था, वहाँ पे जब वर्केबिलिटी कब लो होती है, जब स्लम 0 to 25 mm में होता है तब, ठीक है। जब वर्केबिलिटी लो होती है तब स्लम 25 to 50 mm रहता है। जब वर्केबिलिटी मीडियम रहती है तब स्लम कितना रहता है, 50 to 100 mm, ठीक है। जब वर्केबिलिटी आपकी हाई रहती है तब उसका जो स्लम होता है वो रहता है आपका 100 to 175 mm। यहाँ पे आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द क्रीप कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्रीप कोएफिशिएंट आपको बताना है, व्हाट इज़ द क्रीप कोएफिशिएंट। क्रीप कोएफिशिएंट इज द रेशो ऑफ द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ द लोडिंग, ठीक है। आपको ये यहाँ पे एज ऑफ द लोडिंग दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रीप कोएफिशिएंट दिया है, ठीक है। डिफरेंट लोडिंग के लिए 7 डेज के लिए 2.2, 28 डेज के लिए 1.6 एंड 1 ईयर के लिए कितना रहेगा आपका 1.1 रहेगा, ठीक है। देन है नेक्स्ट आपका कि प्लानीमीटर, ठीक है। तो प्लानीमीटर का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये स्मॉल m दैट इज अ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट FR माइनस IR प्लस माइनस 10N इन ब्रैकेट देन प्लस C, ठीक है। देन आपका जीरो सर्कल के लिए क्या रहेगा, एरिया ऑफ द जीरो सर्कल पाई स्क्वायर L² प्लस माइनस 2L L1 प्लस R², ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि प्लेन टेबलिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है रेडिएशन, देन आपका इंटरसेक्शन, देन आपका है रीसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। दिस आर दी 4 मेथड्स, ठीक है, प्लेन टेबलिंग के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी लेंदी बन चुका है, ठीक है, 52 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो देखो कि हम पार्ट 2 में इसको यानी जो पार्ट 2 में जो रिमेनिंग है, जैसे कि अभी सब्जेक्ट आपकी रिमेनिंग है कि इरिगेशन है, आपका हाइड्रोलॉजी है, ठीक है, और डिजाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है, RCC है और बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है। और अभी मैं सर्विंग का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को जो नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। और आपको कुछ भी PDF फॉर्मेट में पेपर चाहिए, WRD की चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको नंबर दे देता हूँ 7507 2918 एंड 74, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।